हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम PYQ नेट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि दिसंबर 2008 का रहेगा। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और हम इसमें देखेंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बना है और आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो आपने क्या है, इसको अच्छे से एनालिसिस करना है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में विचारक की बात करें कि जिसने व्यवस्थित रूप से सिद्धांत की बात की, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत की, तो वो हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। तो उसमें हमें क्या है, व्यवस्थित शासन प्रणाली, राजा के कार्य कौन कौन से होंगे, ठीक है, राज्य के अंग कितने होंगे, जिसमें उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का जो सिद्धांत दिया था, तो वो हमें देखने को मिला अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो ए का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुफा और परछाया, कैव एंड शैडो का विचार किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बारी रिपीट हुआ है PYQ में, ठीक है। तो ये विचार दिया था प्लेटो ने, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। तो जिसमें कि वो व्यक्ति को बोलता है कि व्यक्ति क्या है, भौतिक चीज़ों में फंसा रहता है और भौतिक वस्तुओं में क्या है, वास्तविक सुख की प्राप्ति करना चाहता है। लेकिन क्या है, जो भौतिक वस्तुएं है उसमें व्यक्ति को क्या है, वास्तविक सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती है, जिसे कि उन्होंने गुफा और परछाई का से तुलना की है। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा। तो ये बात जो करते हैं वो करते हैं लेनिन, ठीक है। जब उन्होंने 1917 में रूस में क्रांति की थी, ठीक है, और वहाँ समाजवाद स्थापित किया था, तो उस संदर्भ में ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो सुख दुख की बात करते हैं बेंथम, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। और उन्होंने क्या है, उपयोगितावादी थ्योरी ऑफ यूटिलिटी का सिद्धांत देते हैं, जिसमें वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंत विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी देते हैं माओ जेडोंग, ठीक है। उनकी एक बुक भी बहुत ही फेमस है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, जो कि उन्होंने 1950 में लिखी थी। तो माओ से सांस्कृतिक क्रांति, ठीक है, 100 फ्लावर्स आर ब्लूम, सैकड़ों फूल खिलने दो, लंबी छलांग का सिद्धांत, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई। तो अल्पमत की समस्या सुलझाई गई जॉन लॉक के द्वारा, ठीक है। वो क्या है, सीमित सरकार की बात करते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, असर्शन और रीजन से, अभिकथन और कारण से। अभिकथन है, नोजिक स्वेच्छावादी था, तो बिल्कुल सही है। ये इस स्वेच्छावादी या स्वेच्छातंत्रवादी को नव उदारवादी भी कहते हैं, जिसमें नोजिक या नव उदारवादी बात करते हैं कि व्यक्ति द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है अपने श्रम द्वारा, ठीक है, स्टेट को उस पर किसी भी प्रकार का एक तो कर नहीं लगाना चाहिए, और जो वेलफेयर का काम करता है स्टेट, उसे भी बंद करना चाहिए। व्यक्ति को क्या है, फ्री छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का कर या उसकी संपत्ति स्टेट के द्वारा नहीं हड़पनी चाहिए। तो ये बात करते हैं नव उदारवादी, न्यू लिबरलिस्टिक थिंकर। तो ए बिल्कुल सही है अभिकथन। आर है, नोजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया है, तो बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा बी,
ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित घटनाओं के घटने का क्रम बताइए। तो रशियन क्रांति या रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1775-76 में। फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। और गौरवमय क्रांति होती है 1648 में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले गौरवमय क्रांति 4 यहाँ 2 जगह है, ऑप्शन ए और बी में। फिर उसके बाद 1775 अमेरिका क्रांति 2। फिर है 3 फ्रांसीसी क्रांति 1789। फिर है रूस की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। तो स्वेच्छावाद या स्वच्छातंत्रवादी अभी हमने डिस्कस किया, रॉबर्ट नोजिक। उपयोगितावादी भी हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, बेंथम है। सिविल सोसाइटी की बात सबसे पहले करते हैं हेगल, ठीक है। और स्वराज बुक लिखी थी महात्मा गांधी ने 1909 में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए का 3, बी का 1। ए का 3, बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन किया। तो मॉडर्नाइजेशन की बात जो करते हैं वो करते हैं सैमुअल हंटिंगटन, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया। तो जो एलीट थ्योरी है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो एलीट थ्योरी दी थी पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल। और रॉबर्ट मिशेल ने जो अल्पतंत्र का लो नियम दिया था, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इनकी बुक्स आपने याद रखनी है। तो अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी कहा था पेरेटो ने। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संप्रेक्षण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन करने की योग्यता को कहते हैं। तो इसमें इसको कहते हैं अग्रगामिता। तो बी इसका राइट आंसर है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने मिथ्या दाब समूह सूडो प्रेशर ग्रुप की बात की है। तो ये बात करते हैं डुअर्जर, ठीक है। तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कहा है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इन्होंने 4 प्रकार के उसमें विभाजित किया है राजनीतिक दल को, जिसमें ब्रांच, कॉकस, सेल और मिलिशिया, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो डुअर्जर को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी डेविड ईस्टन की कृति है। तो ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो ये लिखी थी उन्होंने 1953 में। द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, ये बुक है आमंड एंड पावल की, जो कि 1963 में वो लिखते हैं। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये है कार्ल ड्यूश की बुक। तो ए इसका राइट आंसर है 15 का। 16 है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक है। तो मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी, मॉडल दिया था, जिसमें वो सत्ता के 3 प्रकार बोलते हैं, ट्रेडिशनल, लीगल और क्रिज्मेटिक, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये इसकी आलोचना करते थे एम क्रोजियर और कार्ल ड्यूश। तो 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 16 का जो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में सत्य है। तो महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती है। तो हमेशा तो नहीं वो करती कैबिनेट की सलाह पर कार्य, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2 है, कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बिल्कुल सही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहीं से भारत में भी ये व्यवस्था ली गई है।
संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी कोई भी कानून बना सकती है। 4 है, न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही। अगर कोई जो संसद है ऐसा कानून बनाती है जो संवैधानिक नहीं है तो उसे क्या है, वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2, 3 और 4। तो 2 और 3, 4 है ऑप्शन नंबर बी में। तो 19 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 था ये क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन और रीजन से है। राजनीतिक समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियाँ कायम रखी जाती है और बदली जाती है। बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के द्वारा क्या है, हम जो हमारी जो संस्कृति है उसको हम कायम रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित करते रहते हैं। कारण है परिवार, स्कूल, सम उम्र के समूह, पीयर ग्रुप्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, रोजगार के द्वारा अनुभव, जन माध्यम और राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संपर्क सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता है। तो ये भी सही है। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हम करते हैं तो इन एजेंट के द्वारा हम करते हैं, परिवार के द्वारा, स्कूल के द्वारा, पीयर ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, जन माध्यम के द्वारा। तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 18 का राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है। असर्शन है, न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएस सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। तो बिल्कुल सही। जो न्यायिक विवेचन है, अगर हम इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन करें तो यूएस जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ज़्यादा शक्तिशाली है भारत के मुकाबले। कारण है यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विधि की उचित प्रक्रिया, और जो भारत का है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 है, सूची ए को 2 के साथ मिलान करना है। तो कार्ल ड्यूश एकासी 3 ग्रहीता या संग्रहण केंद्र, रिग्स बात करते हैं विकास फंदा की, पेरेटो 4 प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, मशीनी राजनीतिक और गुंडागर्दी के साथ अभिन्न समझना, हंटिंगटन बात करते हैं आधुनिकीकरण बहुमुखी प्रक्रिया। तो 20 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 21 है, प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, तो दल बदल कानून है संविधान की 10वीं अनुसूची में। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो जो संसद में जो मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट करते हैं। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और समाजवादी शब्द की व्याख्या है या शामिल है, लेकिन संज्ञेय शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मूल परंतु अपील संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है, तो गलत, वो राष्ट्रपति करते हैं, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संघ और राज्य के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार, तो बिल्कुल सही। संघ और राज्यों के बीच के विवाद को क्या है, सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू भी करता है। तो 3, तो ए भी गलत है।
4, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 24 का। 25 है कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान की पुनरावलोकन रिव्यू के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। तो ये बना था वेंकटचलैया आयोग 2000 में, ठीक है, सन 2000 में, जिसमें बात की थी कि एक बारी क्या है, हमें संपूर्ण संविधान का रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, पुनरावलोकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में उसमें क्या क्या चेंजिंग करने की आवश्यकता है। तो ये हुआ था 2000 में और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 है असर्शन और रीजन से, नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। तो बिल्कुल सही है, वो बोलते थे हमें क्या है, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। अगर हम किसी के अधीन रहते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम क्या है, प्रभु के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। कारण है सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है, ऊपर कुछ और कहा गया और नीचे कुछ और है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 भी असर्शन और रीजन से है, आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा कम कर देता है, सांप्रदायिक झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, नीचे दिए गए कूट संकेतों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को क्रम में रखें। तो केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, गोलकनाथ 1960 में, मिनर्वा मिल्स केस होता है 1980 में, सज्जन सिंह केस आई थिंक इसका मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले सज्जन सिंह केस, फिर उसके बाद गोलकनाथ केस, फिर है एक केशवानंद भारती केस, फिर है 3 मिनर्वा मिल्स केस। तो सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। 29 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो होती है 1906 में, लखनऊ समझौता होता है 1916 में, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में और कामागाटा मारू घटना होती है 1914 में। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 29 का। 30 है, तो सूची 1 में राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में 14वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या, ठीक है, स्टेटों की। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में क्या है, सबसे ज़्यादा होगी 48, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पंजाब में 13, गोवा में 2 और सिक्किम में 1। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। 3 का, सी का 4 और डी का 3, ए इसका राइट आंसर है। 31 क्वेश्चन है, लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या है, विज्ञापन छापा जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट के बाद उसमें सारी डिटेल होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरव्यू सब। तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है, फिर उसके बाद क्या होती है, लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। फिर लिखित परीक्षा के बाद उसका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, फिर उससे क्या है, भर्ती किया जाता है। तो सबसे पहले विज्ञापन, फिर लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू, फिर भर्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 31 है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था विसेंट डी गौर ने 1745 में, ठीक है। 33 है, संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो वे करते हैं वित्त मंत्री, बी इसका राइट आंसर है। 34 है, भारत में किसके सिफारिशों के आधार पर 1966 में लोकपाल की संस्था का
सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 1966 में बना था। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ए इसका राइट आंसर है 34 का। 35 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल जिस 148 में कैग की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में, द्वारा निम्न में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? तो बजट को प्रस्तुत और पारित करना नहीं। बजट की क्रियान्विति, तो ये भी गलत है। राष्ट्रीय लेखाकरण, लेखा परीक्षण, तो डी इसका राइट आंसर है 35 का। 36 है, भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों एवं भत्ते दिए जाते हैं। तो वे दिए जाते हैं भारत के संचित निधि से। ए इसका राइट आंसर है। 37 है, असर्शन और रीजन से। संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। तो बिल्कुल सही है, राज्य को क्या है, वित्त आयोग नियुक्त करने पड़ते हैं। कारण है, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकाय को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये भी सही है। तो 37 का राइट आंसर है ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 38 है, असर्शन और रीजन से। सब प्रकार के संगठनों के लिए प्रत्यायोजन प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। कारण है, मुख्य कार्यपालक पर्याप्त शक्तियों के बिना प्रभावपूर्ण नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकता। तो इसका राइट आंसर है ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ए इसका राइट आंसर है 38 का। 39 है, सूची ए को 2 के साथ मैच करना है। तो संथानम समिति बनी थी 1962 को। ठीक है, और ये बनी थी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। ठीक है, फिर है ए का सी। फिर है अशोक मेहता समिति बनी थी पंचायती राज के संबंध में। ठीक है, ए का 3, बी का 4। तो ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। कोठारी समिति बनी थी। तो कोठारी समिति बनी थी शिक्षा के रिगार्डिंग। तो नव भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके। तो ए इसका राइट आंसर है सी का। डी है फलकान समिति। तो ये बनी थी 2, डी का 2। ब्रिटिश सिविल सर्विस का पुनर्गठन। तो इसका राइट आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 है, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए हर्बर्ट ए साइमन का उपागम है। तो 40 का राइट आंसर है व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, और इन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी दी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, हर्बर्ट ए साइमन ने। 41 है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है? तो 41 का जो राइट आंसर है वो है सी, चैप्टर 7। 42 है, हंस मर्गेंथो के अनुसार शक्ति के संतुलन के पैटर्न है। तो हैंस जे मर्गेंथो बोलते हैं समर्थन का पैटर्न और पारस्परिक विश्वास का पैटर्न। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो 42 का राइट आंसर है सी। 43 है, निम्नलिखित को उनके उद्भव के अनुसार काल क्रम में रखें। तो नेम की जो स्थापना है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1955 में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका। ठीक है, बैठक हुई थी और 1963 में इसकी क्या है औपचारिक स्थापना होती है 61 में। WTO 1995 में 1 जनवरी 1995 में। नियो की होती है 1973 में और साप्टा की स्थापना होती है 1993 में।
तो इसका सही सीक्वेंस बनेगा 43 का ए, ठीक है, नाम, फिर है 3 न्यू, फिर है 4, सॉरी साप्टा यहाँ मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। फिर है साप्टा की स्थापना होती है, ठीक है, साप्टा 1993, सॉरी 4, फिर है लास्ट में 2 WTO। तो पहले नाम, फिर है न्यू, फिर है 4 साप्टा, फिर है 2 WTO। तो बी इसका राइट आंसर है 43 का। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है। तो राष्ट्रीय हित क्या है, युद्ध द्वारा हम पूरे कर सकते हैं, ठीक है। कूटनीति भी राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का एक टूल्स है, लेकिन यहाँ युद्ध उससे अच्छा टूल है राष्ट्रीय हित को पूर्ण करने के लिए। तो बी इसका राइट आंसर है 44 का। 45 है, निम्न में से कौन सा देश NPT का हस्ताक्षर नहीं है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है 1996 में, तो इसमें भारत ने साइन नहीं किए थे। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का जो सचिवालय है वो है काठमांडू में, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है डी यूरोपियन यूनियन। 48 है, असर्शन रीजन से शांति स्थापना प्रयास युद्ध स्थितियों को स्थिर कर देता है बजाय उनका समाधान करने के। तो ये बिल्कुल सही है। कारण शांति स्थापना प्रयास का UN चार्टर में जिक्र ही नहीं किया गया है, तो ये तो गलत है। UN में क्या है, शांति स्थापना की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो सी इसका राइट आंसर है 48 का। 49 है, असर्शन रीजन से आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित है जो देश की विदेश नीति को आकार देते हैं। तो बिल्कुल सही, राष्ट्रीय हित द्वारा क्या है, विदेश नीति का आकार तय होता है। USA तानाशाह शासन प्रणाली का अक्सर समर्थन करता रहा है। तो अमेरिका ने ये गलत है, तानाशाह शासन प्रणाली के समर्थन की बात नहीं करता है, वो लोकतंत्र के समर्थन की बात करता है। तो 49 का भी राइट आंसर होगा सी। ए और आर दोनों, सॉरी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता ये हुआ था 2005 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। एका 4, ताशकंद शिखर सम्मेलन लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया था। शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा। पंचशील हुआ था चीन और भारत का जवाहरलाल नेहरू के समय। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा जून दिसंबर 2008 UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का। तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, जिसका जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।